आज हम टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर फर्स्ट का टॉपिक करेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर, कि जो हमारे शिक्षण के दौरान ब्लूम के द्वारा लास्ट लेक्चर के दौरान हमने डिस्कस किया था कि ब्लूम के द्वारा शिक्षण से संबंधित जो लक्ष्यों को, जिस उद्देश्यों को, अनुदेशात्मक उद्देश्यों को वर्गीकरण किया गया था ब्लूम के द्वारा, उनको हम व्यवहारिक शब्दावली के अंदर किस प्रकार से लिख सकते हैं। क्योंकि केवल काफी मात्र इतना नहीं है कि हम अपने शिक्षण के दौरान उद्देश्यों को और हमारे सीखने की क्रियाओं को पहचान लें, इतना मात्र काफी केवल जरूरी नहीं है। उसके लिए जरूरी क्या है कि उसके साथ साथ जो हमने अपना परिवर्तन बच्चों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर लाने की कोशिश की थी, वो किस हद तक व्यवहारिक रूप से बच्चों के अंदर, विद्यार्थी में परिवर्तन आया। ये जरूरी है कि उसको व्यवहारिक शब्दावली के अंदर हम किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, हमारे लिए ये जरूरी है। क्योंकि आप पहचान मात्र कर सकते हो, लेकिन पहचान करने के साथ साथ आपके लिए जरूरी है कि जो आप परिवर्तन विद्यार्थी का चाहते हैं कक्षा कक्ष में अनुदेशात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत, वो हम किस प्रकार से उसको आखिरी मूवमेंट में किस प्रकार से आपको प्राप्त हुआ है। केवल वो मौखिक रूप से उसको व्यक्त कर लेना ही काफी नहीं है, हमारे लिए जरूरी है कि हम उसको एक लिखित रूप दें। क्योंकि जब तक आप किसी भी परिवर्तन का आंकलन करके उसको लिखित व्यवहारिक रूप से नहीं देंगे, तब तक हम उसका सफल परीक्षण नहीं मान सकते। क्योंकि आज आप मौखिक रूप से उसकी पहचान कर लेते हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आपको दोबारा से उसका ऑब्जर्वेशन करना पड़ जाए, तो आपने पहले क्या व्यवहारिक रूप से परिवर्तन देखा, नेक्स्ट स्टेप के दौरान क्या परिवर्तन देखा, दोनों के अंदर आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो इसलिए क्या माना जाता है कि हमारे इस बिहेवियर टर्म के अंतर्गत विद्यार्थी के होने वाले परिवर्तनों को हम व्यवहारिक रूप से किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, ये हमारे लिए जरूरी है। इसकी जरूरत हमें क्यों है और इसका हम महत्व क्यों मान सकते हैं। इस शिक्षण के अंतर्गत हम मानते हैं कि हमारे उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दों के अंदर लिखने की जरूरत और महत्व हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारे व्यवहारिक शब्दावली के अंदर हमारे उद्देश्य थे, उसको लिखने की हमारी जरूरत क्या है, क्या आवश्यकता पड़ गई, हमारी नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है जिसके अंतर्गत हम इसको हमारे लिए लिखना जरूरी है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि शिक्षण क्रियाओं को सुनिश्चित करना। शिक्षण की जो क्रियाएं हैं उसको सुनिश्चित कैसे कर पाएंगे, ये आपके लिए जरूरी है सबसे पहले। क्योंकि जब तक हम शिक्षण के दौरान ये सुनिश्चित नहीं कर लेते कि क्या परिवर्तन हुआ है और क्या परिवर्तन करना है, ये हमारे सबसे पहले जरूरी। क्योंकि जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो लेसन प्लान बनाते हुए सबसे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि आज हमने विद्यार्थियों को क्या सिखाना है। ये जब तक आप उद्देश्य डिसाइड नहीं कर लोगे, तब तक आप जो बच्चों के अंदर परिवर्तन चाहते हो, आप इंग्लिश का लेक्चर लगा रहे हो, आप बच्चों के अंदर प्रोनाउंसिएशन डेवलप करना चाहते हो इंग्लिश से संबंधित, तो वो किस प्रकार से कर सकते हो, आप किन किन विद्यार्थियों से उम्मीद रखते हो कि उनके अंदर इस प्रकार की स्पोकन है वो चेंज हो सकती है। तो इसके अंतर्गत आपको ये मानना पड़ता है कि अर्थशास्त्र के अंदर हम मानते हैं कि ब्लूम के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया था, ज्ञानात्मक पक्ष का, भावात्मक पक्ष का और क्रियात्मक पक्ष का, इन तीनों पक्षों के अंदर जो ब्लूम के द्वारा वर्गीकरण किया गया वो इसीलिए किया गया था कि आपको पहले से ये सुनिश्चित करना है कि आपकी शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है, पहला पॉइंट होना। दूसरी हम बात करते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मेल स्थापित करना, कि आप शिक्षण अधिगम, क्योंकि जो शिक्षण है वो क्या है, जो शिक्षण कार्य है वो किसके द्वारा होता है, वो एक अध्यापक के द्वारा होता है, एक टीचर के द्वारा वो कार्य हो रहा है। लेकिन दूसरा शिक्षण के साथ साथ हमारा जो पॉइंट जुड़ा हुआ है अधिगम की सीखना, अधिगम कौन करता है, ये विद्यार्थी के द्वारा किया जाता है। आप विद्यार्थी को, छात्र को सिखाना चाहते हैं, विद्यार्थी का अधिगम करना चाहते हैं, वो किस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए कि शिक्षण का कार्य अध्यापक पर डिपेंड करता है, अधिगम का कार्य विद्यार्थी पर डिपेंड करता है कि आप विद्यार्थी को क्या सिखाना चाहते हो। तो दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि हमने पहले भी बात की थी कि जो हमारी शिक्षा है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। किस प्रकार से त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, वो इसके अंतर्गत है कि आप क्या उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं,
शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं। किसके रूप में? अब देखिए कि अध्यापक है, 3 रूपों से मानते हैं हमने, अध्यापक, दूसरा विद्यार्थी, और तीसरा आपका हमारा करिकुलम या हमारा पाठ्यक्रम। आपका करिकुलम क्या है, क्या सिखाना चाहते हो। अब देखिए अध्यापक और पाठ्यक्रम दोनों हमारे पास है। आपके पास सिखाने वाला, जब सीखने वाला कौन है? अधिगम के रूप में कौन सीखता है? विद्यार्थी सीखता है। जब तक आपके पास विद्यार्थी नहीं है, इन दोनों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अध्यापक भी है और विद्यार्थी भी है। आप क्या सिखाना चाहते हो? आपके पास करिकुलम नहीं है। आप क्या परिवर्तन करना चाहते हो? आपको ये नहीं पता। आप अपने पाठ्यक्रम के दौरान, क्योंकि पाठ्यक्रम हमारा एक वो मार्ग है, क्योंकि आप इस छोर पर खड़े हो, इस छोर पर खड़े हो, इस छोर पर पहुंचना चाहते हो, तो इस पाठ्यक्रम के माध्यम से हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इसलिए माना जाता है क्योंकि विद्यार्थी और अध्यापक दोनों है, पाठ्यक्रम नहीं है। लेकिन अध्यापक और पाठ्यक्रम का विद्यार्थी नहीं है, तभी भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसलिए तीनों का हम क्या मानते हैं? एक संगम के रूप में माना जाता है। इसलिए इन दोनों का मेल स्थापित किया गया है कि शिक्षण का और हमारे अधिगम का। अधिगम क्या है? एक प्रकार से वो सीखना है जिसका एक अध्यापकों को उम्मीद होती है कि उसके इस अधिगम के दौरान विद्यार्थी के अंदर इस प्रकार की जो व्यवहारिक परिवर्तन है वो आ सकते हैं। तीसरा हमारा स्टेप है शिक्षण नीतियों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ द टीचिंग मेथड्स। टीचिंग, हमारे टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या होते हैं कि आप अपने शिक्षण के दौरान किस प्रकार की नीतियों का चुनाव करना चाहते हो। जब तक आप अपनी नीति की सिलेक्शन नहीं करोगे, तब तक आप अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली नहीं बना सकते। तो टीचर के लिए क्या जरूरी है? एक प्रभावशाली ढंग से इस प्रकार की नीति बनाना है कि जिन हम वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं और निर्देशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं, व्यवहारिक रूप से उनकी प्राप्ति हमें हो सके। क्योंकि यदि हम गलत नीति का प्रयोग कर लेंगे तो जिन हम परिवर्तन चाहते हैं, व्यवहारिक परिवर्तन जिस प्रकार से चाहते हैं, उनको हम सही सफलता की ओर अग्रसर नहीं कर सकते। तो हमारे लिए जरूरी क्या है कि हम सही नीति का प्रयोग करें। इसके अलावा क्या कहा जाता है कि हमारी दृश्य और श्रव्य साधनों का चयन, कि सिलेक्शन ऑफ द ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स किस प्रकार से सहायक हो सकती है? जिस प्रकार से हमारे पास एक चार्ट है और चार्ट के अंदर आप केवल विद्यार्थी को दिखा सकते हो। हमने कल भी डिस्कस किया था कि किसी भी चार्ट के लिए क्या जरूरी है? आप उस चार्ट के अंदर बनी हुई पिक्चर, मान लीजिए उसके अंदर एक फ्लैग बना हुआ है, उस फ्लैग के दौरान आप विद्यार्थी को पहचान कराने की कोशिश करते हो कि इस प्रकार का जो कलर है वो क्या है इसके अंदर। इसके अलावा वहां पर किसी प्रकार के हमारे और सिंबल बने हुए हैं, विभिन्न प्रकार की देश से संबंधित हमारी मुद्राएं बनी हुई हैं। उसके अंदर विद्यार्थी को पहचान करवाने की कोशिश की जाती है हमारी कि आप किस प्रकार से इनकी पहचान करके विद्यार्थी को, क्योंकि चार्ट एक वो चीज है जिसे केवल विद्यार्थी देख सकता है। बट हमारी सुनने के लिए हम टेप रिकॉर्डर का प्रयोग करते हैं जिसके अंदर हम सुन सकते हैं, टेलीविजन का प्रयोग करते हैं उसके अंदर हम ये देखते हैं कि विद्यार्थी सुन भी सकता है और उसे देख भी सकता है। कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं जिसके अंदर विद्यार्थी दृश्य के रूप में देखता भी है और ऑडियो उसकी आवाज भी सुनता है। इन सबका महत्व इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके द्वारा आप कई बार हम थिएटर जाते हैं, मूवी देखते हैं, उस मूवी का हमारे माइंड के ऊपर इतना इफेक्ट पड़ता है जिसके लिए हम ये सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आपने काफी बुक्स के अंदर पढ़ा होगा, जैसे कि महात्मा गांधी ने उस विचारक की बुक पढ़ी और उससे बहुत प्रभावित हुए। उसका कारण यह है कि आप किसी के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। उसी प्रकार से शिक्षण के दौरान कक्षा कक्ष के अंदर एक टीचर का, एक अध्यापक का मोटिव क्या होता है कि वो विद्यार्थी के अंदर अपने अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को लेकर, अपने शिक्षण उद्देश्यों को लेकर किस प्रकार का परिवर्तन करना चाहता है। तो इस प्रकार की टीचिंग एड्स का सिलेक्शन करके हम बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हम इस प्रकार के बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके अलावा शिक्षण सामग्री की विशिष्ट तत्वों की व्याख्या, कि हमारी जो शिक्षण सामग्री है
उसके विशिष्ट तत्व हो, कि जिन हम स्पेशल टीचिंग एड्स की यूज करते हैं उसके अंदर क्या स्पेशलिटी है, उस चीज को एक्सप्लेन करना आपके लिए जरूरी है। एक्सप्लेनेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी हम टीचिंग का काम करते हैं तो टीचिंग के अंदर हमारी जो स्किल आती है, 6 स्किल का प्रयोग करके हम अभी करियर टीचिंग की तरह एक लेसन तैयार करते हैं। तो सबसे पहली स्किल हमारी क्वेश्चनिंग स्किल, सेकंड इंट्रोडक्शन स्किल, और तीसरी स्किल आती है एक्सप्लेनेशन स्किल, और उसके साथ फोर्थ जो स्किल जुड़ी होती है वो हमारी एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल, कि आप जो कुछ भी एक्सप्लेन करो उसे डेफिनेटली बच्चों के माइंड की उसके सत्र के अनुसार बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। तो इसलिए डीपली रूप से हम व्यवहारिक उद्देश्यों की लिखने की जो प्रवृत्ति है वो इसलिए जरूरी है कि जिस भी टीचिंग एड्स का प्रयोग कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप विशिष्ट तत्वों की उसकी एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत समझी जाती है। इसके अलावा कहता है कि हमारी उद्देश्य केंद्रित शिक्षण व अधिगम, उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए कि जो चीज आप शिक्षण कर रही हैं, जिस चीज को लेकर, उसके दौरान आपका ये जरूर ध्यान में होना चाहिए कि आपका जो शिक्षण है, दोनों शिक्षण जो है और दूसरा हमारा जो अधिगम है, इन दोनों का हमारा उद्देश्य क्या है। आप किन उद्देश्यों को लेकर ये वर्कआउट कर रहे हैं, जब तक आप ये चीज डिसाइड नहीं करोगे, क्योंकि शिक्षण के दौरान हर एक टीचर का प्रयास होता है कि वो अपना शिक्षण कार्य इस प्रकार से करे जिसके अंदर मौलिकता हो, अपना शिक्षण इस प्रकार से करे कि वो प्रभावशाली हो, अपना शिक्षण इस प्रकार से करे कि वो सरल भाषा में हो, ताकि बच्चे को, छात्र को आसानी के साथ उसका जो टॉपिक है वो समझ में आ जाए। जो चीज अध्यापक सिखाना चाहता है वो आसानी के साथ विद्यार्थी के द्वारा सीख ली जाए, ये उसके अंदर एक कोशिश होती है। तो इसलिए हमारा जो उद्देश्य केंद्रित है वो हमारे शिक्षण और हमारे अधिगम पर आधारित होता है। तो इस बात को विशेषकर ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा पढ़ा है कि सुगम परीक्षण। सुगम परीक्षण किसके अंदर, कि हम जो टेस्टिंग करना चाहते हैं वो आसान होना चाहिए, क्योंकि जो आप टेस्ट करना चाहते हो, अगर हम सुगम टेस्टिंग की बात करते हैं कि सर जो टेस्टिंग की हम बात करते हैं, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि आप बच्चों का टेस्ट प्रैक्टिकली करना चाहते हो, आप बच्चों का मौखिक टेस्ट करना चाहते हो, लेकिन वो इतना सरल होना चाहिए कि जिस भी आप कक्षा के विद्यार्थियों का वो टेस्ट करना चाहते हैं, वो टेस्ट आप आसानी के साथ अपनी कक्षा के अंदर कर सकते हो, ताकि बनावटी व्यवहार की प्राप्ति ना होकर जो वास्तविक व्यवहार में परिवर्तन हुआ है बच्चों के अंदर, वो आपको उसकी प्राप्ति हो। इसलिए वो ऐसा टेस्ट आपको प्रयोग में लाना चाहिए। क्योंकि कई बार आप सोचते हो कि हम किसी दूसरे स्थान पर फील्ड के अंदर बच्चों को ले जाएं, वहां बच्चों का टेस्ट करने का प्रयास करें, वहां ना तो बच्चा कंफर्टेबल होता है विद्यार्थी, और ना ही आपके पास इतनी फैसिलिटी होती है कि आप आसानी के साथ हर बच्चे का टेस्ट वो कर सकते हो। लेकिन कक्षा कक्ष के अंदर आप एक पीरियड में नहीं, 2 पीरियड में, 3 पीरियड के अंदर उन बच्चों का इस प्रकार से आसानी के साथ ग्रुप वाइज टेस्ट कर सकते हो, जिसके माध्यम से आसानी के साथ आप उन टर्म्स को, व्यावहारिक उद्देश्य है जो लिखने की कोशिश है, वो आप लिख सकते हो। इसके अलावा हमारा अधिगम उद्देश्यों का मूल्यांकन, कि जिन उद्देश्यों की हमने बात की थी यहाँ पे, अधिगम के दौरान जो आप सिखाना चाहते हो, सिखाने के दौरान जिन उद्देश्यों की आप प्राप्ति करना चाहते हो, उन उद्देश्यों का मूल्यांकन भी होना चाहिए। क्योंकि यदि आप मूल्यांकन नहीं करोगे तो आपको सही अर्थों में उसकी कमियों के बारे में आपको प्राप्ति नहीं होगी, तभी जाकर आपके लिए वहां पर मूल्यांकन करना बच्चों का बहुत जरूरी है। इस आधार पर हम मानते हैं कि हमारा जो व्यवहारिक परिवर्तन है वो एक लिखने की जरूरत है। क्रमबद्ध अवस्था में हम क्यों लिखना चाहते हैं, क्योंकि आज विद्यार्थी जो कि हम जब मूल्यांकन करते हैं, बच्चे का आपने 80 मार्क्स का टेस्ट लिया और बच्चे ने उसमें से 35 मार्क्स प्राप्त किए, इट मींस बच्चा पास मार्किंग तक ही सीमित है। आपने प्रयास किया, आपने बच्चे को और सिखाने का प्रयास किया और बच्चे ने स्टडी की, तो नेक्स्ट टाइम बच्चे की जो एग्जाम के अंदर मार्क्स आए वो 55 आए। इट मींस पहले से इंप्रूवमेंट हो गई। बच्चा जहां थ्योरिकली एक्टिव हुआ है, आपने रेटिंग स्केल रखा 0, 1, 2, 3, बच्चे ने फर्स्ट टाइम कुछ एक्टिविटी की,
बिल्कुल जीरो थी, आपने उसको रेटिंग स्केल क्या दिया, जीरो दी। बच्चे को आपने नेक्स्ट टाइम जहां थ्योरिकली इंप्रूवमेंट की, आपने बच्चे को आपने प्रैक्टिकली सिखाने का प्रयास किया, बच्चे के अंदर जो आप परिवर्तन लाना चाहते हो, तो बच्चे ने कोशिश की, बच्चे का रेटिंग स्केल 2 आ गया। यदि इस स्टेप के साथ वो आगे बढ़ सकता है, तो जब वो बार बार प्रयास करेगा जिस उद्देश्यों की हम प्राप्ति करना चाहते हैं, तो रेटिंग स्केल उसका 3 भी हो सकता है। तो इसलिए एक प्रयास होना चाहिए कि हमारा मूल्यांकन करने का, क्योंकि जिस उद्देश्य की हम प्राप्ति करना चाहते हैं उसका जब तक मूल्यांकन नहीं करेंगे तो वास्तविक अर्थों में हम ये नहीं जान पाते कि जो परिवर्तन हम चाहते थे वो परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ। इसके अलावा उद्देश्यों का विस्तृत क्षेत्र। अब जो हमारे उद्देश्य हैं, शैक्षिक उद्देश्य हैं, उनका जो क्षेत्र है वो व्यापक है, ब्रॉड माना जाता है, जो शैक्षिक उद्देश्य हैं हमारे। लेकिन जो हमारे अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं उनका क्षेत्र संकुचित है, वो ब्रॉड नहीं है। मतलब उनका दायरा है, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का दायरा है वो छोटा है, लेकिन अब जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य हैं, अब जो शिक्षा है वो हमारी फर्स्ट कक्षा से शुरू होती है और स्कूली शिक्षा 10+2 तक हम वो शिक्षा अर्जित करते हैं, उसके बाद हायर एजुकेशन भी प्राप्त करते हैं। तो ये उद्देश्य हमारे सीमित नहीं है, ये कंटिन्यू चलते रहते हैं, जिसके आधार पर हम यह मानते हैं कि हमारी जो शिक्षा के उद्देश्य हमारे हैं वो हमारे एक प्रकार के ब्रॉड रूप में हम उसको मानते हैं, जिसके आधार पर इससे संबंधित हमारे विभिन्न प्रकार के जो विचारक हैं उन्होंने अपने विचार देने की शब्दावली को लिखने के लिए उपागमों की स्थापना की थी। इन उपागमों के माध्यम से हम ये मानते हैं कि जो हमारा रेशो है वो और अग्रसर होने का प्रयास है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो वो उपागम है व्यवहारिक शब्दावली के अंतर्गत, तो वो किस आधार पर ये मानते हैं कि हमारी इसके अंदर कुछ व्यवहार के रूप में परिवर्तन हुए हैं। इसके अंदर जो पहला उपागम है वो किसके द्वारा, रॉबर्ट मैगर के द्वारा दिया गया है। रॉबर्ट मैगर ने पहला जो उपागम दिया अपना। अब रॉबर्ट उपागम का ये मानना है कि जिस आधार पर ब्लूम ने अपना वर्गीकरण किया था, उस आधार पर मानते हुए रॉबर्ट मैगर ये मानता है कि हमारे इन व्यवहारिक उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, 2 स्टेपों को माना है। पहला ज्ञानात्मक और दूसरा भावात्मक। भावात्मक 2 पक्ष मानकर रॉबर्ट मैगर ने इस प्रणाली की व्याख्या करने की कोशिश की है, हमारे व्यवहारिक जो उद्देश्य है उनको लिखने की कोशिश की है। रॉबर्ट मैगर ये मानता है कि ज्ञानात्मक पक्ष स्वीकार कर लिया जाए और दूसरा उसका आगे बढ़ता हुआ उसको कैसे ग्रहण करेगा विद्यार्थी, उसके भावात्मक पक्ष को उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर इनकी कमी क्या रह गई कि रॉबर्ट मैगर की कमी थी कि उन्होंने तीसरे स्टेप को, क्रियात्मक पक्ष को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण इस उपागम को हम ये मानते हैं कि इसके द्वारा हम अपने व्यवहारिक उद्देश्यों की प्राप्ति वो नहीं कर सकते, हमारे लिए ये जरूरी है। दूसरी बात उनके द्वारा की है रॉबर्ट मिलर के द्वारा। दूसरा रॉबर्ट मिलर के द्वारा दूसरा पक्ष निर्धारित किया गया है रॉबर्ट मिलर के द्वारा। अब रॉबर्ट मिलर क्या मानता है कि रॉबर्ट मिलर ये मानता है कि हमारा क्रियात्मक पक्ष होना चाहिए। केवल क्रियात्मक पक्ष पर बल दिया है कि क्रियात्मकता माध्यम से, कि क्रिया के माध्यम से हम अपने व्यवहारिक उद्देश्यों की जो प्राप्ति है वो आसानी के साथ कर सकते हैं। अब यहाँ ना तो रॉबर्ट मिलर ने ज्ञानात्मक पक्ष पर दिया कमी और ना ही उसके भावात्मक पक्ष पर बल देने की कोशिश की, जिसके माध्यम से हम मानसिक क्रियाओं को इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हो। ये इस बात पर उन्होंने बल नहीं दिया, क्योंकि जब तक हम मानसिक क्रियाओं की उपेक्षा करेंगे तब तक हम अपने क्रियात्मक पक्ष को बढ़ावा नहीं दे सकते। तो इसलिए हमारे लिए क्या जरूरी है कि जैसे रॉबर्ट मैगर ने जो उपागम दिया था उसके अंदर क्या होना था कि मानसिक क्रियाओं को बल नहीं दिया था, क्योंकि जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं, भाव जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमारी मानसिकता की उपेक्षा होगी, उस पर बल नहीं दिया जाएगा। उसी प्रकार से रॉबर्ट मिलर ने क्या किया, क्रियात्मक पक्ष पर बल दिया। अब जब आपने ज्ञान ही अर्जित नहीं किया, आपने भावपूर्ण उसको ग्रहण नहीं किया, तो आप क्रियात्मक रूप से किस प्रकार से उसको लागू कर सकते हो, ये भी उसमें एक प्रकार की कमी मानी जाती है। तो इस पर संकेतिक माध्यम से उन्होंने इसके अंदर व्याख्या करने की कोशिश किया कि संकेतों के माध्यम से हम इसकी
जो व्याख्या है वो कर सकते हैं। तो इस आधार पर यह माना जाता है कि इस उपागम को भी हम आसानी के साथ नहीं मान सकते। तीसरी इसके अंदर मानी है क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर का उपागम, जिसे हम RCM के नाम से जानते हैं। RCEM के माध्यम से जाना जाता है इसको, कि हमारा जो क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर का उपागम है RCM अप्रोचेस के रूप में हम इसको मानते हैं। अब पहले के अंदर ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष को एक्सेप्ट किया गया, दूसरा क्रियात्मक पक्ष को सांकेतिक रूप से एक्सेप्ट करता है, लेकिन तीसरा जो हमारा पक्ष है वो हमारा ज्ञानात्मक को भी और हमारे भावात्मक पक्ष को भी और तीसरा हमारा क्रियात्मक पक्ष को भी, तीनों पक्षों को एक्सेप्ट किया जाता है इस विधि के अंदर। RCM जो हमारा उपागम है इसके अंदर उन्होंने कहा कि आप ज्ञान दीजिए, जब तक किसी भी बच्चे को, विद्यार्थी को ज्ञान नहीं दोगे, कक्षा के अंदर आप एक्टिविटी करवाना चाहते हो, ज्ञान दोगे, पहले बच्चे का मार्गदर्शन करोगे, बच्चा उसको आसानी के साथ भावपूर्ण समझने का प्रयास करेगा, जब तक समझेगा तब तक नहीं वो उसको लागू कर पाएगा। तो इसलिए हमारा कहने का अभिप्राय है कि इन दोनों की जो कमियां थी वो तीसरे उपागम के अंदर इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए उनकी कमी को दूर करने का ये प्रयास किया गया, ताकि हमारे जो व्यवहारात्मक उद्देश्य हैं उनको हम आसानी के साथ लिखने का, बोलने का या उनको प्रस्तुत करने का हमारे द्वारा एक प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन इसके अंदर ये माना गया है कि रॉबर्ट अपनी जगह, क्योंकि ब्लूम ने ये माना था कि हमारे तीन पक्ष हैं, ज्ञानात्मक पक्ष जिसके अंदर हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, दूसरा बोध ग्रहण करते हैं, तीसरा उसका प्रयोग किया जाता है और उसके बाद उसका विश्लेषण किया जाता है, फिर उसका संश्लेषण किया जाता है और उसके बाद उसका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन ज्ञानात्मक पक्ष के साथ साथ ब्लूम ने उसके भावात्मक पक्ष को भी माना, भावात्मक पक्ष के साथ साथ उसके द्वारा उसके क्रियात्मक पक्ष को भी माना गया। तो ब्लूम की द्वारा हमारे RCEM उपागम के अंदर ये बात को ध्यान रखा गया है कि तीनों उपागमों का प्रयोग करके ही हम क्या कर सकते हैं, अपने व्यवहारात्मक हमारे जो उद्देश्य हैं उन्हें लिखने का हमारे द्वारा प्रयास किया जाता है, क्योंकि अंतिम छोर के अंदर आपको विद्यार्थी के अंदर क्या परिवर्तन दिखाई दिया ये हम विशेष रूप से उस दौरान नोट करने का हमारा प्रयास होता है। क्योंकि एंड मूवमेंट में हम ये प्रयास करते हैं कि जिस परिवर्तन की हम कामना करके चले थे, क्या वो परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, अंतिम स्टेप के दौरान विद्यार्थी के अंदर हम जो परिवर्तन होता है उस चीज को लिखित रूप देते हैं, उसको ध्यान में रखकर उसकी पहचान करके उसको लिखने का प्रयास उसकी देना किया जाता है। तो ये रॉबर्ट मिलर और RCM के द्वारा दिए गए तीनों उपागम थे जिसके अंदर हम अपने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने का प्रयास करते हैं। थैंक यू।